नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम महमूद गजनी का भारत पर हुआ आक्रमण देखेंगे। हम समझेंगे कि वह कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी जो हमको मध्य एशिया के क्षेत्र में मिलती हैं। हम भारतीय क्षेत्र की भी राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे जो महमूद गजनी के आक्रमण के समय हमको दिखती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं महमूद गजनी के आक्रमण के पूरे घटनाक्रम को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है उस समय मध्य एशिया में स्थिति क्या है। हम देखते हैं कि जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहां पर जो तुर्की साम्राज्य है या जो तुर्की साम्राज्य से जुड़े हुए लोग हैं और जो गैर तुर्की लोग हैं, यह लगातार आपस में लड़ रहे थे। अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का यह लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी के कारण जो तुर्की लोग हैं और जो गैर तुर्की लोग हैं, इनके मध्य एक संघर्ष हमको दिखता है। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात की है कि यह जो तुर्की लोग हैं इन्होंने इस्लामीकरण को अपना लिया है और इसके कारण यह भारतीय क्षेत्र पर भी हमला करते हैं, जिससे भारत के क्षेत्र में यह इस्लाम को फैला सके। इसी क्रम में हम देखते हैं जो यह तुर्की और गैर तुर्की लोग हैं यह अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह दोनों अपने साम्राज्यिक क्षेत्र का विकास कर रहे थे। उसी क्रम में यह अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर भी अधिकार करते हैं। एक व्यक्ति हमको मिलता है खुरासन में और उसका नाम है क्या? अल्प तेगिन। यह जो सामनीद शासक थे उनका एक सेनाध्यक्ष था और इसने क्या किया, 963 ईस्वी में जो दक्षिणी जबुलिस्तान है वहां पर स्थित जो गजनी का क्षेत्र था उसकी ओर कूच किया और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। तो खुरासन में जो सामनीद शासक उनका एक सेनाध्यक्ष है वह खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर देता है। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर हमको हिंदू शाही राजा भी मिलते हैं। तो इन हिंदू शाही राजाओं ने जो सामनीद का नियंत्रक है और जो मुल्तान के पास की सम्राट है, इसके साथ साथ जो मुल्तान के मुस्लिम अमीर हैं उनसे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए गठबंधन किया। तो सामनीद साम्राज्य से भट्टी सम्राटों से और जो मुल्तान के मुस्लिम अमीर हैं उनसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो हिंदू शाही राजा हैं यह आपस में गठबंधन कर रहे थे। इसी रूप में हमको मिलता है जयपाल। जयपाल एक हिंदू शाही शासक है और इसके साथ एक ग्रुप हमको दिखता है जो इन हमलों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। फिर उसके बाद हमको मिलता है अल्पतगीन का उत्तराधिकारी, जिसका नाम हमको मिलता है सुबुक्तगीन। यह 977 ईस्वी में जो हिंदू शाही क्षेत्र है वहां पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। तो हिंदू शाही शासक आपस में गुट बनाकर अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे और वहीं जो तुर्की शासक हैं, जो गैर तुर्की लोग हैं या हम कहें जो मध्य एशिया में शक्तियां हैं, वह अपने साम्राज्यों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे और उसी कारण से यह भारतीय क्षेत्र पर भी विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो होता क्या है कि 10वीं शताब्दी के अंत तक जो आपका यह सुबुक्तगीन है इसने जबुलिस्तान और अफगानिस्तान इनको जीत लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। यह एक पहला घटनाक्रम हमको दिखता है जब भारत में तुर्कों के आक्रमण का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने हमला किया हिंदू शाही राजाओं पर और उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर हम देखते हैं महमूद गजनी को और जो हिंदू शाही वंश का राजा है जयपाल, इनके मध्य संघर्ष होता है। उस संघर्ष को हम समझते हैं। जो सुबुक्तगीन था इसका उत्तराधिकारी हमको मिलता है महमूद और इसने भी भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास जारी रखा। भारतीय क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश यह भी करता है, लेकिन महमूद गजनी के साथ एक अलग चीज हमको दिखती है। यह अपने सिक्कों पर आमिर महमूद नाम लिखवाता है। तो जो महमूद गजनी है यह स्वयं के सिक्के जारी करवाता है। इससे एक बात स्टेब्लिश होती है कि यह भी स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्टेब्लिश करना चाह रहा था, क्योंकि जो यह सिक्के थे या जो यह नाम था आमिर महमूद, इसको खलीफा ने समर्थन नहीं दिया था। और जब हम इस्लामीकरण का विस्तार देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि खलीफा का समर्थन प्राप्त था, लेकिन महमूद गजनी को खलीफा का समर्थन प्राप्त नहीं था। प्रारंभिक स्तर पर महमूद गजनी आगे बढ़ता है, पारस के क्षेत्र को, प्रास ओक्सियाना के क्षेत्र को, इन सब को यह जीत लेता है और यह अमीर महमूद की जो उपाधि है जिसके नाम से यह सिक्के जारी करता है उस उपाधि को प्राप्त करता है। 1001 ईस्वी में यह जयपाल के साथ भी युद्ध करता है। इस युद्ध में जयपाल बुरी तरह से हार जाते हैं और अपनी जो राजधानी थी वह हिंद
या पेशावर उसको तबाह होता हुआ देखते हैं। महमूद जयपाल को युद्ध के मैदान में बुरी तरह से हराता है और इनकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि बाद में जो महमूद है इसने जयपाल के साथ शांति समझौता किया और जो सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र है वहीं पर अपनी विजय को स्थापित किया। अर्थात एक समझौता हो गया कि यह सिंधु के पश्चिम के क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखेगा। जो सिंधु के पूर्व का क्षेत्र है वह जयपाल के अंतर्गत ही हमको दिखने लगता है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि बहुत बुरी तरह हारे थे जयपाल और इन पे बहुत बड़े लांछन लगते हैं कि इनके कारण से जो तुर्की आक्रमण है वह भारत में प्रवेश कर पाए, क्योंकि जयपाल को लोगों ने अपना लीडर चुना था। अभी हमने देखा कि एक ग्रुप बना था और उस ग्रुप को लीड कर रहे थे कौन? जयपाल। और बहुत सारे भारतीय राजा जयपाल को सपोर्ट दे रहे थे। और जब जयपाल हार जाता है तो इसका बहुत अपयश होता है, इसकी बहुत अवहेलना की जाती है, जिसके कारण से यह जयपाल अंत में आत्महत्या कर लेता है। फिर राजा बनता है अनंतपाल और महमूद गजनी का इस हिंदू शाही राजा अनंतपाल के साथ भी संघर्ष होता है। जो अनंतपाल है यह अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करने का प्रयास करता है, इसी कारण से महमूद गजनी के साथ इसका संघर्ष होता है। महमूद गजनी क्या करता था? यह छापेमारी युद्ध व्यवस्था को अपनाता था। अनंतपाल के क्षेत्र को भी, या हम कहे कि जो समझौता हुआ था जयपाल के साथ सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र पर हिंदू शाही वंश का अधिकार होगा, उसको यह बार बार तोड़ रहा था। छापेमारी युद्ध व्यवस्था से सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों पर भी यह आक्रमण करता था और वहां पर संपत्ति को लूटता था। इसी से अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा था अनंतपाल और इसके कारण इसका द्वंद्व हमको महमूद गजनी के साथ दिखता है। महमूद गजनी पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे पहले जो सिंधु का क्षेत्र है या जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है वहां पर उसको अनंतपाल की सेना के साथ संघर्ष करना पड़ता है। महमूद ने 1006 ईस्वी में इस ऊपरी सिंधु को जीत लिया और अनंतपाल को हरा दिया। जो पंजाब का प्रांत था उसको भी 3 साल के संघर्ष के बाद चच के मैदान में जीत लिया गया। अर्थात चच के मैदान में एक युद्ध हुआ और पंजाब के क्षेत्र को भी जीत लिया। जो हिंदू शाही राजा थे अब उन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया और राजधानी ले गए कहाँ? नंदाना या नंदना में। तो नंदना में यह अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेते हैं। और नंदना था कहाँ पर? यह पाकिस्तान का जो पंजाब है, अर्थात उस समय जो भारत था तो वहां का जो पंजाब था, उस पंजाब में जो सॉल्ट रेंज है वहां पर हमको यह मिलता है। अपनी राजधानी ये लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन जो महमूद की सेना थी उसने आनंदपाल की सेना को और उनके संसाधनों को क्षति पहुंचाई, जिसके कारण अंततः आनंदपाल हार गए। फिर 1010 ईस्वी में जो गजनवी है और जो आनंदपाल है या जो हिंदू शाही वंश के राजा हैं, इनको एक संधि करनी पड़ती है, इससे गजनवी साम्राज्य के साथ या महमूद गजनी के साथ। फिर बात आती है भीमगढ़ के किले की या रियासी किले की। यह किला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पर अधिकार करने का मतलब था कि एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खुद को स्टेब्लिश करना, क्योंकि अगर आप इस किले को देखें तो इसके आसपास जो खाई थी अर्थात जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उस सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर इस किले को जीत पाना काफी कठिन था। लेकिन यह काम किया किसने? महमूद गजनी ने, और इस किले पर अधिकार कर लिया। तो जो भीमगढ़ का किला है इसको रियासी के किले के नाम से भी जाना जाता है। जो वर्तमान जम्मू का क्षेत्र है वहां पर जो चिनाब नदी है उसी के किनारे बसा यह एक किला था और महमूद ने इस किले पर कब्जा स्थापित किया। हालांकि जो आनंदपाल उसको एक सामंत के रूप में शासन करने दिया गया। यही काम यह जयपाल के साथ भी कर रहा था, जिसके बाद जयपाल ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। अब यही काम यह आनंदपाल के साथ भी कर रहा था। दरअसल महमूद गजनी कर क्या रहा था? यह क्षेत्रों को जीत रहा था और क्षेत्रों को जीतने के बाद वहां पर सामंत के रूप में उस क्षेत्र के राजा को ही नियुक्त कर देता था। अब इससे 2 चीजें होती थी। एक तो वह क्षेत्र सुरक्षित हो जाता था, अर्थात अब जो पुराना राजा था वह हमला नहीं करेगा क्योंकि वह क्षेत्र तो उसी के ही अधिकार में है। दूसरे जो महमूद गजनी है इसको अन्य क्षेत्रों में आक्रमण करने का अवसर मिल जाता था। अब जो आपका यह पुराना सामंत है, यह पुराना सामंत भी गजनी पर हमला नहीं करता था या महमूद गजनी पर हमला नहीं करता था। तो इसके कारण यह इस तरह की व्यवस्था को अपना रहा था और क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्हीं क्षेत्रों के राजाओं को एक सामंत के रूप में नियुक्त कर दे रहा था। फिर बात आती है लाहौर के क्षेत्र, और जो लाहौर का क्षेत्र वहां पर एक मुस्लिम सुल्तान का हमको शासन दिखता है। यह जो आपका मुस्लिम सुल्तान, इसका आनंदपाल के साथ गठबंधन था, अर्थात इसने
एक सैन्य गठबंधन स्थापित कर रखा था। 1015 ईस्वी में महमूद ने लाहौर को जीत लिया और झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। महमूद आगे बढ़ता है और कश्मीर के क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहता है, लेकिन कश्मीर में मौसम में बहुत तेज परिवर्तन होता है और बदलते मौसम के कारण 1015 ईस्वी में महमूद को हारना पड़ता है और वापस लौटना पड़ता है। और जो यह कश्मीर की हार है, यह महमूद की भारत में पहली हार थी। हम भारत की सामाजिक स्थिति को समझना चाहें, उस समय भारतीय समाज किस प्रकार से चल रहा था, तो हम देख रहे थे कि त्रिगुटीय संघर्ष चल रहा था। जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो चालुक्य हैं और जो राष्ट्रकूट, यह आपस में लड़ रहे थे। इन्हीं में पाल साम्राज्य के लोग भी थे, चंदेल साम्राज्य के लोग भी थे, कन्नौज के भी क्षेत्र के लोग थे। यह सब कहीं न कहीं अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहे थे और इससे यह आपस में लगातार लड़ रहे थे। हम समझे कि किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था हमको उत्तर भारत में मिलती है। तो उत्तर भारत में अगर हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट यह आपसी संघर्ष कर रहे थे। जो गुर्जर प्रतिहार हैं और जो राष्ट्रकूट है, यह दो बड़े शक्तिशाली हमको मिलते हैं। पाल बाद में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब 10वीं शताब्दी का काल आता है, उस समय तक दोनों साम्राज्यों का पतन होने लगता है। अर्थात जो गुर्जर प्रतिहार हैं और जो राष्ट्रकूट, इन दोनों साम्राज्यों का पतन होने लगता है। जिन गुर्जर प्रतिहारों का एक समय साम्राज्य हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में उज्जैन तक, पूर्व में मुंगेर से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला था, उन्हीं का क्षेत्र 10वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। इसके साथ हमने चर्चा की जैसे बहुत सारे समूह भी उदित हो रहे थे, बहुत सारे स्वतंत्र राजा उभर कर आ रहे थे और वह भी अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी कारण हमको उत्तर भारत के क्षेत्र में एक राजनीतिक द्वंद्व जैसी स्थिति दिखती है। जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कालिंजर और महोबा के चंदेल यह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर जो शाकंभरी शाखा के चौहान है, जिससे पृथ्वीराज चौहान कनेक्टेड है, वह शाखा भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। जो गुजरात के चालुक्य है, यह भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। मालवा के परमार, ये भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। तो हम उत्तर भारत में देखते हैं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वह काफी कठिन परिस्थितियां हैं। अर्थात सभी राजा अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाह रहे थे और एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी द्वंद्व का फायदा उठाता है महमूद गजनी और भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। जो कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर हम देखते हैं रानी दिद्दा का शासन होता है और रानी दिद्दा बहुत फेमस कश्मीर के क्षेत्र में। तो जब हिंदू शाही वंश पर आक्रमण हो रहे थे, जयपाल को देखा, आनंदपाल को हमने अभी देखा, तो इन राजाओं पर जब आक्रमण हो रहे थे, उस समय जो उत्तर भारत के राजा हैं, वह सारे कहीं न कहीं शांत बैठे थे और जो कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर रानी दिद्दा का शासन है और रानी दिद्दा भी शांत रहती हैं, क्योंकि हिंदू शाही वंश के साथ इनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। अर्थात इनका पुराना बैर था हिंदू शाही वंश के साथ, जिसके कारण जब गजनवी आक्रमण करता है हिंदू शाही वंश पर, तो वह भी इनकी मदद के लिए तैयार नहीं होती हैं। हम समझना चाहें कि जो तुर्की योद्धा हैं, इनकी सैन्य क्षमता के कुछ कारण हमको मिलते हैं। उन कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमको मिलती है गाजी की भावना। इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है। अर्थात जो इस्लामी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कोई योद्धा खुद को गाजी के रूप में नॉमिनेट करवाना चाहता था। अब यह गाजी बनेगा कैसे? यह युद्ध में जीत हासिल करेगा, बड़े क्षेत्रों को जीतेगा। लेकिन एक व्यवस्था हमने और देखी थी कि इस गाजी की भावना के साथ युद्ध में मृत्यु प्राप्त करना, अर्थात युद्ध के मैदान में मरना, यह भी गाजी की भावना को प्रमोट कर रही थी। तो चाहे युद्ध जीत जाए और चाहे युद्ध में मृत्यु हो, दोनों तरह से गाजी की भावना काम कर रही थी। यह भावना एक बड़ी ताकत के रूप में मिलती है इन तुर्की योद्धाओं के साथ। और यह जो गाजी शब्द है, अर्थात जो गाजी की उपाधि है, यह दरअसल जो ऑटोमन सुल्तान थे उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। जो तुर्की योद्धा थे, जो इनको जो तुर्कमेन का क्षेत्र है या जो तुर्कमान की गैर तुर्की जनजातियां हैं, इनके साथ लगातार लड़ना पड़ता था। इसके कारण से इनमें सैन्य क्षमता का विकास हुआ। जो ट्रांस ओक्सियाना का क्षेत्र है, यह ईरानी शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिखता है। इसके कारण जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर तुर्क और गैर मुस्लिम खानाबदोश तुर्कोमान, तो तुर्कोमान एक जाति है, दूसरी तुर्क है। तुर्कोमान क्या है? गैर मुस्लिम है, बुत परस्ती को या मूर्ति पूजा को यह अपनाते हैं। वहीं तुर्क कौन है? जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है और बुत परस्ती को यह समाप्त करना चाहते थे। तो इनके मध्य हमको द्वंद्व दिखता है।
इस द्वंद्व के कारण यह अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास करते हैं और इसी के कारण इनमें सैन्य क्षमता का विकास होता है। इसके साथ जो तुर्क हैं, जो गुज हैं, इनको ओगुज के नाम से जाना जाता है। जो तुर्कोमान है, यह लगातार आपस में लड़ रहे थे और इससे जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, जिसको कहा जा रहा है कारा खितई, तो यह कारा खितई एक युद्ध के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था, अर्थात यहाँ से बहुत सारे योद्धा निकल रहे थे। अब हम समझें जो महमूद है, इसका गंगा के मैदानी क्षेत्रों में किस तरह का अभियान हमको मिलता है। हमने देखा कि कश्मीर से इसको वापस होना पड़ा था, इसने लाहौर को जीत लिया था, इसने पंजाब को जीत लिया था और अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। अब यह गंगा के मैदानों में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए यह 3 अभियान करता है। 1115 ईस्वी में इसने अपने कुछ सामंती शासकों की मदद से हिमालय की तलहटी में बसा जो बुलंद शहर है, जिसको बारा के नाम से भी जाना जाता था, वहां के एक स्थानीय राजपूत को हराया और गंगा के मैदान में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो प्रयास था, उस प्रयास को प्रारंभ किया। इसके बाद मथुरा के क्षेत्र में इसने प्रवेश किया और वृंदावन के क्षेत्र में भी इसने प्रवेश किया और पुरानी परंपराओं के हिसाब जैसे इस क्षेत्र के जो आक्रमणकारी थे वह कर रहे थे कि मंदिरों को लूट रहे थे, उसी क्रम को इसने जारी रखा और मथुरा में और वृंदावन में बड़ी मात्रा में इसने मंदिरों को लूटा। इसके बाद जो कन्नौज का क्षेत्र है, अर्थात जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है, हमने देखा 10वीं सदी के बाद जो कन्नौज है वह कमजोर हो जाता है और स्पेशली बात करें तो गुर्जर प्रतिहार हमको कमजोर होते हुए मिलते हैं। इसी क्रम में जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर होंगे उस समय यह आक्रमण करेगा और कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। जब कन्नौज के क्षेत्र में यह हमला होता है तो जैसे ही राजा को पता लगा कि हमला हो चुका है, वह अपने क्षेत्र से भाग गया। इसके कारण यह पूरा क्षेत्र इसको खाली मिला, अर्थात कोई ऐसा योद्धा इसको नहीं मिला जो इसका विरोध कर सके। इसने गंगा शहर के 7 किलों को एक दिन में ही जीत लिया और उन सब को नष्ट करने का प्रयास किया। कन्नौज के क्षेत्र में भी इसने वही काम किया जो मथुरा और वृंदावन में किया। यहाँ के भी मंदिरों को लूटा और लूटने के बाद उन मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप ये जितने भी आक्रमणकारी देखेंगे, चाहे वह तुर्क हो, चाहे गैर तुर्क हो, चाहे वह महमूद गजनी हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, यह सारे लोग भारत में 2 काम करेंगे। एक, यह मंदिरों को तोड़ेंगे और दूसरे मंदिरों की संपत्ति को लूटेंगे। हमने पिछले घटनाक्रमों को देखा कि कैसे यह मंदिरों को तोड़ने के बाद, उनकी संपत्ति को लूटने के बाद मंदिरों को जला देते थे। उसके बाद भी अगर मंदिर बच जाते थे तो उनको यह फिर से तोड़ते थे। अर्थात जो इस्लामीकरण की भावना की बुत परस्ती को समाप्त कर देना है, मूर्ति पूजा को समाप्त कर देना है, उस व्यवस्था को अपनी जीतों के साथ यह आगे भी बढ़ा रहे थे। तो यह बेस का काम कर रहा था, इनको आधार प्रदान कर रहा था, जिससे एक बड़ी मात्रा में योद्धा इनसे जुड़ रहे थे। तो कन्नौज के क्षेत्र में भी मंदिरों को इसने नष्ट किया। फिर यह गंगा के मैदान में और आगे बढ़ता है। जो असी के शासक हैं चंदलभोर और जो शाखा के शासक हैं राजा चंद्राय, जिनका क्षेत्र हमको शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता है, यह भी जब आक्रमण की खबर सुनते हैं तो अपने खजाने को इकट्ठा करते हैं और पहाड़ियों की ओर भाग जाते हैं। लेकिन महमूद ने इनको रास्ते में ही पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनके सारे खजाने को लूट लिया। यहाँ पर भी उसने बहुत सारे कैदियों को पकड़ा और उनको पारस के दास बाजार में बेच दिया। दास व्यवस्था को भी हमने देखा था कि जब सोमनाथ पर भी हमला हुआ था तो 50,000 ऐसे लोगों को पकड़कर ले जाया गया था और उनको बाद में दास बनाया गया था। तो यह दास बनाए जाने की जो परंपरा विकसित हुई, यह परंपरा हमको लगातार आगे बढ़ती हुई दिखती है कि किसी भी क्षेत्र को जब जीता जाता था तो वहां के जो सैनिक होते थे, जो निवासी होते थे, उनको कैद किया जाता था, उनको दासों के रूप में खरीदा बेचा जाता था, उनको अपने द्वारपालों के रूप में, सेवकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। यह व्यवस्था हम लगातार देख रहे थे। इसी क्रम में यह दासों को पकड़ता है और उनको बेच देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो महमूद के कृत्य हैं, इनको खलीफा की मान्यता भी मिल जाती है। जब इसने सिक्के इशू किए उस समय मान्यता नहीं मिलती है, अर्थात जिस नाम से इसने सिक्के इशू किए थे उस नाम को कभी खलीफा की मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन जब भारतीय क्षेत्र में यह इतना सफल होता है और भारतीय क्षेत्र से इतना सारा खजाना लूटकर यह अपने क्षेत्र में वापस जाता है तो उस समय खलीफा इसको मान्यता देते हैं। तो अपार संपत्ति लेकर और बहुत बड़ी संख्या में जब दास लेकर यह भारत से अपने क्षेत्र में वापस पहुंचता है तो वहां पर इसका स्वागत किया जाता है और उस स्वागत में हमको खलीफा भी
मिलते हैं। महमूद ने ईरान के क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो भारत से यह संपत्ति लूटकर ले गया था, उस संपत्ति का इस्तेमाल करता है ईरान में अपने साम्राज्यिक विस्तार के लिए, और इससे यह एक बड़े राजा के रूप में उभर कर आता है। जब यह एक बड़ा राजा बन जाता है तो जो बगदाद का खलीफा है उसने इस महमूद के साम्राज्य को मान्यता दे दी। तो इस तरह से यह एक राजा के रूप में स्टेब्लिश होता है मध्य एशिया में। भारत में यह आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन मध्य एशिया के क्षेत्र में, स्पेशली ईरान के क्षेत्र में, इसको एक सफल योद्धा के रूप में देखा जाता है। और कहीं न कहीं जो गाजी की उपाधि है, उस उपाधि से भी इसको कनेक्ट किया जाता है। यह फिर से भारत के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहां पर अब यह छापेमारी युद्ध व्यवस्था को अपनाता है। 1019 में और 1021 में 2 बार यह गंगा घाटी में आक्रमण करता है और गंगा के मैदानों को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसको उतना लाभ नहीं मिला जितना मंदिरों को लूटकर उसको लाभ मिला। तो पिछले हमले जो इसके थे उसमें इसको ज्यादा लाभ मिला था। इसने मथुरा को लूटा, वृंदावन को लूटा, कन्नौज को लूटा। उन सारे क्षेत्रों को लूटकर यह अपार संपदा के साथ अपने देश वापस गया था। ईरान में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। खलीफा ने इसको मान्यता भी दी। जो गंगा का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको एक राजपूत गठबंधन मिलता है। ऐसे बहुत सारे राजपूत राजा थे जो आपस में गठबंधन बनाकर इन आक्रमणों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हमने देखा था हिंदू शाही राजा जयपाल को, वह भी इसी तरह के एक गठबंधन को लीड करने का काम कर रहा था। उसी तरह का एक गठबंधन हमको राजपूतों का भी मिलता है। जो ग्वालियर के राजपूत हैं, उसने इस महमूद के खिलाफ हिंदू शाही सम्राट की मदद भी की थी, लेकिन हिंदू शाही सम्राट सफल नहीं हो पाया। बाद में इस महमूद ने क्या किया, जो हिंदू शाही राजा हैं और जो चंदेल शासक जो आपस में गुट बनाकर इसके खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे थे, इसके आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे थे, इन दोनों को इसने हरा दिया। और उसके बाद जो चंदेल शासक थे विद्याधर, उनको भी हराने के लिए आगे बढ़ता है। तो पहले गठबंधन को तोड़ा, गठबंधन में शामिल राजाओं को हराया, और उसके बाद जो मूल सम्राट हैं चंदेल शासक विद्याधर, उनको हराने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि दोनों के बीच कोई निर्णायक युद्ध हमको नहीं मिलता है, अर्थात कोई परिणाम नहीं मिला दोनों के द्वंद्व का। और हमको यह मिलता है कि विद्याधर ने इस महमूद को कुछ रकम अदा की, जिसके बदले महमूद वापस हो गया। जो यह महमूद है, इसके आक्रमणों का अगर हम लक्ष्य समझना चाहे कि यह भारतीय क्षेत्र पर हमला कर क्यों रहा था, तो हमको 2 चीजें मिलती है। एक, भारतीय संपत्ति को लूटना। जो मार्ग इसको तुर्कों ने दिखाया था, अरबों ने दिखाया था, तुर्कों में भी जो इनिशियल तुर्क थे, उन्होंने एक मार्ग दिखाया था कि भारत का क्षेत्र है, अपार संपत्ति का क्षेत्र है, यह लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और लूटकर संपत्ति को ले जा रहे हैं। तो उसी नक्शे कदम पर यह भी आगे बढ़ता है। यह भी भारतीय क्षेत्र को जीतकर इसकी संपत्ति को लूटना चाहता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं जो पंजाब का क्षेत्र है, उसके आगे यह साम्राज्यिक व्यवस्था का विस्तार नहीं करना चाहता है, अर्थात यह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा, राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर रहा। यह केवल क्षेत्रों को जीत रहा था और जीतने के बाद संपत्तियों को लूट रहा था। इसके साथ जो ऊपरी गंगा का दोआब है, वहां पर यह एक तटस्थ क्षेत्र बनाना चाहता था, एक ऐसा क्षेत्र जो किसी गठबंधन में शामिल ना हो, और जब यह फिर से हमला करने का प्रयास करे तो उस क्षेत्र पर कोई बड़ी शक्ति इसको ना मिले। वो क्या रहा था, कई सारे गठबंधन बने हुए, वह गठबंधन इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसको रोकने का मतलब जितने भी आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों को रोकने का प्रयास यह गठबंधन कर रहे थे। और इन गठबंधनों में वो राजा जो गंगा के क्षेत्र से कनेक्टेड थे, अर्थात जिनका नियंत्रण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में था, क्योंकि यह एक उपजाऊ क्षेत्र था, तो यहाँ पर संपत्ति काफी ज्यादा थी। तो यह क्या कोशिश कर रहा था कि जो गंगा के क्षेत्र के राजा हैं, यह राजा तटस्थ हो जाएं और यह जब चाहे तब भारतीय क्षेत्र पर हमला करे और उनकी संपत्ति को लूट ले। तो एक तटस्थ क्षेत्र यह बनाना चाह रहा है। फिर करता है महमूद सोमनाथ मंदिर पर हमला। यह इसका आखिरी बड़ा आक्रमण है और जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर 1025 ईस्वी में यह हमला करता है और सोमनाथ मंदिर को यह लूटता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की है इसके हमलों की, कि कैसे इसने मथुरा के मंदिर को लूटा, कैसे इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो इस महमूद से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में हम देख रहे हैं
कि 1025 ईस्वी में गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर नियंत्रण के प्रयास के बाद यह गुजरात पर आक्रमण करता है और उसके बाद उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। और वहां पर उसको संपत्ति के रूप में क्या मिलता है? सोमनाथ मंदिर। क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? किसी राजनीतिक व्यवस्था को यह स्थापित नहीं करना चाहता था, यह केवल भारतीय क्षेत्र से अपनी संपदा को बढ़ाना चाहता था, यहाँ के मंदिरों को लूटकर, क्योंकि मंदिर ही केंद्र थे उस समय धन के। मंदिरों में बहुत आसानी से इसको अपार संपत्ति मिल जा रही, तो उसी क्रम में यह मंदिरों को लूटकर वापस जा रहा था अपने क्षेत्र में। कहां पर? ईरान में, और वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो यह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है। जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया तो इस सोमनाथ मंदिर के लूट ने इसको बहुत प्रशंसा दिलवाई। जो इस्लामिक साम्राज्य था या जो इस्लामिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में वो एक चैंपियन के रूप में देखा गया। यह माना गया कि जो इस्लाम की मूल विचारधारा है, अर्थात बुत परस्ती को समाप्त करना, उस बुत परस्ती को समाप्त करने का यह एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा था। सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, तोड़ देता है, और सोमनाथ मंदिर में आप ध्यान रखेंगे इसने शिवलिंग को भी तोड़ा। मतलब शिवलिंग का संपत्ति से तो कोई कनेक्शन था ही नहीं, शिवलिंग में कौन सी संपत्ति, लेकिन सिर्फ इस भावना से यह बुत परस्ती को समाप्त करेगा, यह शिवलिंग को भी तोड़ता है। और इससे इसको इस्लामिक जगत में बहुत प्रसिद्धि मिलती है और इसका प्रभाव हमको आने वाली 9 शताब्दियों तक दिखता है। यह कब हमला कर रहा है? 11वीं शताब्दी में, और आने वाली 9 शताब्दियों तक इसका प्रभाव दिखता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिम जगत में। और इसने जिस तरह से भारत में मंदिरों को लूटा, जिस तरह से मंदिरों को इसने तोड़ा, वह एक एग्जाम्पल के रूप में बार बार कोट किया जाता है इस्लाम जगत में। यह वह व्यक्ति था जिसने सच में इस्लाम का विस्तार किया, जिसने सच में बुत परस्ती को समाप्त करने का प्रयास किया। तो भले ही भारतीय क्षेत्र में इस महमूद को एक आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस्लाम जगत में इसकी बहुत प्रसिद्धि थी। अगर हम महमूद की व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो कुछ खास चीजें हमको इस महमूद में मिलती हैं। जैसे यह एक साहसी योद्धा के रूप में हमको मिलता है। एक बहुत छोटे क्षेत्र से यह उभर कर आता है और धीरे धीरे एक बड़े साम्राज्य की व्यवस्था यह स्थापना करता है। इसका जो क्षेत्र था वह बहुत सारी संपत्ति का केंद्र बन जाता है, क्योंकि यह बहुत सारी संपत्ति लूटकर ले गया था और वहां पर इसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। जो गजनी था, अर्थात जो गजनी का क्षेत्र था, जो कि एक बहुत छोटा सा राज्य था, उसको इसने एक विशाल साम्राज्य के रूप में और एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में बदल दिया। इस गजनी साम्राज्य में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जो पूर्वी ईरान का क्षेत्र था और जो भारत के उत्तर पश्चिम का भाग था, उसको भी इसने जोड़ रखा था। तो इस तरह से एक बड़ा साम्राज्य हमको देखने को मिलता है। इस महमूद के साथ एक चीज हमको और मिलती है कि जो गजनी साम्राज्य था या जो गजनवी साम्राज्य था, उस साम्राज्य में इसने फारसी साहित्य को संरक्षण दिया, अर्थात जो फारसी भाषा थी और उससे जुड़े जो साहित्य थे उनको इसने संरक्षण देने का काम किया। यह प्रभावित होता है तमानिद बुखारा से, खुरासन से, और उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को देखकर यह गजनी को भी फारसी विद्वता का केंद्र बनाना चाहता था। दरअसल इस महमूद का लक्ष्य क्या था? यह एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरा, एक समृद्धशाली साम्राज्य की यह स्थापना करना चाहता था। तीसरा, एक बड़े इस्लामिक साम्राज्य की यह स्थापना करना चाहता था। तो अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए यह वह सारे प्रयास कर रहा था जो यह कर सकता था। उसी क्रम में यह फारसी साहित्य को भी प्रोत्साहन देता है, क्योंकि जो सामनिद का क्षेत्र था, जो कि इससे पहले एक बड़ा साम्राज्य था, जो खुरासन का क्षेत्र था, वहां पर भी बड़ी साम्राज्यिक व्यवस्थाएं हमको मिलती हैं। तो उन बड़ी साम्राज्यिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के लिए, उनको अपने समकक्ष दिखाने के लिए, या कई बार उनको खुद से नीचा दिखाने के लिए यह फारसी भाषा को इस्तेमाल करता है और अपने केंद्र को या अपने साम्राज्य को फारसी विद्वता के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। कई सारे कवियों को, कई सारे लेखकों को इसने आमंत्रित किया और उनको अपने साम्राज्य में आश्रय दिया। इनमें हमको फिरदौसी मिलता है, अलबेरूनी मिलता है, युजारी मिलता है और उनसुरी मिलता है। अलबरूनी और फिरदौसी यह दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कहें यह दोनों ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ युजारी और उनसुरी यह दोनों नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमको महमूद की व्यक्तिगत उपलब्धियां भी दिखती हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि महमूद के आक्रमण का लक्ष्य क्या, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी उस समय, और
खास करके उत्तर भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, कैसे कई सारे साम्राज्य उभर रहे थे, कैसे इन साम्राज्यों के मध्य हमको प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है और उसके कारण कैसे महमूद सफल हुआ, किस तरह से उसने भारतीय संपत्ति को लूटा और भारतीय संपत्ति को लूटने का उसका जो लक्ष्य था वह लक्ष्य क्या था, वह सब कुछ हमने समझ लिया है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि यह गजनवी वंश किस प्रकार से कमजोर पड़ेगा और एक नया वंश उभरेगा, गौरी वंश। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे तराइन का युद्ध हुआ, क्यों तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। वह सारा घटनाक्रम हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।